अस्सलाम वालेकुम। परिंदे का दिन ब दिन खाने पीने की जानब रुझान कम होता जाए, कलगी की नॉर्मल रंगत तब्दील होती दिखाई दे, तो दीगर इलाज मुआवजा से पहले इंतहाई मुनासिब दामों में दस्तयाब बेकिंग सोडा को इस्तेमाल में लाएं। मुर्गियों के खून में या मैदे में तेजाबियत की मिकदार में इजाफा हो जाए तो तब भी खाने पीने में कमी होने लगती है, क्योंकि निज़ाम ऐसी सूरत हाल में ठीक तरह से काम नहीं करता। तो घरेलू चिकन्स के हाजमा को ठीक रखने या खराब निज़ाम को ठीक करने के सिलसिले में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमें ज़बरदस्त नताज देता है, क्योंकि ये हमारे चिकन्स के प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की मजबूती पे अपने मुस्बत असरात मरतब करता है। हमें एसिडिटी, तेज़ाबियत या खटाई का भी बाकायदा इल्म होना चाहिए। बर्ड्स के स्टमक में ऐसा जूस बनता रहता है जो प्रोटीन के हाजमा और दूसरे एंजाइम्स को फाल करने या रखने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे अगर पीएच लेवल बहुत ऊपर या नीचे हो जाए या परिंदे बहुत ज़्यादा खा लें या ख़राब खुराक को इस्तेमाल करना पड़े तो मैदे में या खून में तेज़ाबियत का इजाफा होना शुरू हो जाता है। अर्ज़ करता चलूँ कि मैदे में या खून में तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए आपने बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि आप 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लेंगे, उसमें 2 ग्राम बेकिंग सोडा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। चूज़े बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके इन चिकन्स को ये पानी पीने के लिए दें। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें हम आधा कप बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। यानी चिकन्स की तादाद और 8 घंटों में पानी के इस्तेमाल के लिहाज से बेकिंग सोडा और पानी की मिकदार मिक्स करेंगे और ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे ये हम अपने चिकन्स को देंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों सूरतों में आप अपने चिकन्स को लगातार 8 घंटों के लिए एक ही मर्तबा मुकम्मल पानी भर के नहीं दे सकते। इस पानी के 2 या 3 हिस्से बनाइएगा, ताकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर दर्जा हरारत बहुत ऊपर या बहुत नीचे की जानब जाना शुरू हो जाए तो आपके चिकन्स इसको यूज़ कर लें। लगातार 4 दिनों तक दें। अगर आप 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएं तो पहला पानी इतना बनाएं कि जो 4 घंटे चले, अगला पानी फिर से 4 घंटे तक चले। अब ये बेकिंग सोडा निज़ाम को मजबूत इस तरह करता है, चूँकि ये अल्कलाइन होता है और ये निज़ाम में तेज़ाबियत के लेवल को बरकरार रखता है। एसिडिटी को किसी भी सूरत में इतना बिगड़ने नहीं देता कि हमारे चिकन्स का खाना पीना ख़राब होना शुरू हो जाए। और जिन चिकन्स के अजसाम में तेज़ाबियत का तवाज़न बरकरार रहता है, उनका खाना पीना अच्छा होने की वजह से उनकी सेहत भी ठीक रहती है और अच्छी सेहत की वजह से उनका वेट गेन आता है, अच्छा वज़न आता है। एनर्जी लेवल यानी जिस्म में ताकत का बाकायदा तवाज़न बरकरार रहता है और यहीं से क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी में भी इजाफा होता है। वबाओं का मुकाबला करने की, किसी भी किस्म के दबाव, तनाव, स्ट्रेस का अच्छी तरह से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है और यहीं से चिकन्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करके बाइस मुनाफा बन जाते हैं। अगर खुद परिंदे खा पी ना सकें तो आपने अपने हाथ के ज़रिए इनके मुंह में इसी पानी का जो महलूल बनाया हुआ है 2-2 कतरे डालने हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से फेफड़े जिस्म से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में नाकाम हो जाते हैं और हमारे परिंदे भागते भागते हाँफना शुरू हो जाते हैं, थकावट का शिकार होने लगते हैं और उनकी कलगी की रंगत काली, नीली या किसी और कलर की होना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में भी बेकिंग सोडा का अपने चिकन्स के लिए यूज़ करवाना आपको अच्छे नताज देगा। कलगी की रंगत किसी और वजह से भी तब्दील होना शुरू हो जाती है, लेकिन मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि जब भी इस तरह के साइंस, इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो ऐसे में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये आपको कम कीमत पड़ता है और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हत्ता कि ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के खाने में भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, उसी को हम अपने चिकन्स की अफादियत के लिए यूज़ करना चाहें, उनको किसी मर्ज़ से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपके परिंदे चीचक में, फाउल पॉक्स में मुब्तला हो जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप 1 कप के बराबर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। आपके पास कॉटन होना चाहिए। कॉटन की मदद से ये वाला महलूल दानों पे लगाना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता जाएगा। यानी इन दानों की वजह से हमारे परिंदों को जो तकलीफ़ हो रही थी उसकी शिद्दत में भी कमी आना शुरू हो जाएगी और चिकन्स को फाउल पॉक्स की वजह से बुखार भी होता है, जिस्मानी टेम्परेचर भी बढ़ता है, वो बुखार भी कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे अजसाम में तेज़ाबियत बढ़ जाने के बायस खट्टे डकार आने लगते हैं, जिस्म में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही परिंदों के अंदर भी सूरत हाल बाज़ का देखने को मिलती है। उनका पोट फूला हुआ नज़र आता है,
खुराक पोटे में ज़्यादा देर स्टे करने लगती है, रुकने लगती है, एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करते, तो वहाँ पे बेकिंग सोडा को इस डोज के हिसाब से अपने चिकन्स को इस्तेमाल करवाना हमें अच्छे नतीज देगा, जो मिकदार आपके साथ शेयर की है। परिंदे अम्ल तनफ़ुस के ज़रिए हवा अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं, वो वाली ताज़ा हवा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दस्तयाब हो। ऑक्सीजन उनके अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ आर्गन्स के अंदर, मुख्तलिफ सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तकसीम होती है, और सारे के सारे जिस्मानी अज़ा ठीक तरह से काम करने लगते हैं। लेकिन अगर जिस्म के अंदर पहले से ही एसिडिटी हो, बढ़ती हुई एसिडिटी की वजह से परिंदे अपने अजसाम से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते। जब पहले से मौजूद गैस बाहर ना निकल पाए तो बाहर से ताज़ा हवा को जिस्म के अंदर ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिस्म के अंदर एसिडिटी तेज़ाबियत के लेवल का तवाज़न बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन जिस्म में जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिटी की वजह से फेफड़ों में ये सलाहियत ही मौजूद ना हो तो ये साइंस भी आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाती है। इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इसी CO2 को बाहर ना निकालने की वजह से हमारे चिकन्स की कलगी मुख्तलिफ रंगत में नजर आना शुरू हो जाती है। वो रंगत कोई भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल रंगत की कलगी ब्राइट चमकदार होगी, जिसमें खून की बाकायदा रवानी दिखाई देगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के निज़ाम के ये वाले हिस्से जिन्हें हम प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड का नाम देते हैं, गिज़र्ड के अंदर मौजूद ये मस्कुलर दीवारें तब तक बेहतरीन तरीके से काम करती रहती हैं जब तक के अंदर की जानिब मौजूद एंजाइम्स और बाकी रतूतें सही तरीके से खारिज होती रहें। जबकि जिस्म के अंदर एसिडिटी जैसी सूरत हाल में ये एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करते, लिहाजा ये वाली जो मस्कुलर वाल्स हैं ये भी अपना फंक्शन अच्छी तरह से करने में नाकाम रहती हैं। बेकिंग सोडा इसी पर्पज़ के लिए, इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एंजाइम्स अच्छी तरह से खारिज होते रहें और अंदर मौजूद एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से काम करे और चिकन्स की डाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके। निज़ाम के दीगर हिस्सों यानी आंतों वगैरह में भी अगर एसिड तेज़ाब की मिकदार बढ़ने लगे तो परिंदे जो भी ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में मौजूद न्यूट्रिएंट से, ग़िज़ाई अज्जा से ग़िज़ाइयत को हज़म करना मुश्किल हो जाता है अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का 2% सोल्यूशन इस्तेमाल करवाते हैं। मैंने 2% महलूल की आपको एग्जांपल दी। आप अपने चिकन्स की तादाद और वाटर इनटेक के हिसाब से उनकी मिकदार बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि हम घरेलू चिकन्स के लिए इस्तेमाल करवा के तेज़ाबियत में कमी करें, अपने परिंदों के हाजमा को ठीक करें। लेकिन घरों में पाले जाने वाले चंद परिंदों के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इंतहाई मौजू है। इसके साथ साथ आपने परिंदों को अपनी मैनेजमेंट, अच्छी देखभाल के ज़रिए भी सपोर्ट करना है। यानी अगर किसी वजह से उनकी क्रॉप, उनका पोट फूलना शुरू हो जाए, एसिडिटी बढ़ने लगे, मुंह से स्मेल आने लगे, तो परिंदों की जानदारों की ग़िज़ा पे, फीडिंग पे खास तवज्जो दें। क्योंकि अगर वो ऐसी सब्जियां, ऐसे अजनास खा लें कि जिनमें लंबे रेशे हों, जिनमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, तो सूरत हाल ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ने लगती है। बेकिंग सोडा ना सिर्फ घरेलू चिकन्स के लिए बल्कि दूसरे लाइफ स्टॉक के ढेर सारे एनिमल्स में अपनी बेहतरीन अफादियत के साथ मुस्बत नताज देता है। अगर आप भी आज से ही अपने पेट बर्ड्स के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करवाते हैं तो यकीनी तौर पे आपको इसके अच्छे नताज बरामद होंगे। जहन में रहे कि जब भी घरेलू पैमाने पे इस तरह की अशिया इस्तेमाल करवानी पड़े तो उसमें डोज का इंतहाई अहम किरदार रहता है, यानी मिकदार दुरुस्त रखिएगा। परिंदों का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम कुछ इस तरीके से काम करता है कि खुराक चूंच के ज़रिए मुंह में दाखिल होगी। यहाँ मुंह में हल्की मिकदार में सलाइवा यानी थूक और एंजाइम्स यानी खामरे इस खुराक के साथ मिक्स होते हैं, जिससे ग़िज़ा हल्की सी नरम होने के बाद खुराक की नाली यानी एसोफेगस में दाखिल होती है। अब इस खुराक की नाली से ग़िज़ा क्रॉप यानी इस थैली में दाखिल होती है, जिसे हम पोटा का नाम देते हैं। यहाँ ग़िज़ा ने 10 से 12 घंटों के लिए रुकना होता है और इस दौरान खुराक मज़ीद नरम होती है। यहाँ से मैदे में यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में दाखिल होती है, जहाँ इसे गिज़र्ड की दीवारें मज़ीद पीसती हैं, एक मरतबा सुकड़ कर फिर फैल कर, और ये अमल अगले कुछ औकात के लिए इसी तरह से जारी रहता है। इसी जगह पे खुराक के वो हिस्से या वो वाले अज्जा जो पहले वाले निज़ाम के दीगर हिस्सों में नरम ना हो सकें, पीसे ना जा सकें, उन्हें भी बआसानी ग्राइंड कर लिया जाता है। अब ये सारा अमल अगर बढ़ती हुई तेज़ाबियत की वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा काम आएगा। गिज़र्ड से ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है और यहीं से खुराक में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को खून की रगों के ज़रिए खून में जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है
और ग़िज़ा मज़ीद हज़म होती है। जो बाक़ियात होती हैं वो आंतों के निचले हिस्से सीका में कुछ देर के लिए ज़हीरा होती हैं, जहाँ पे गैर हज़म शुदा खुराक की बैक्टीरिया या जरासीम में मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। अब इस सीका से आखिर में जो गैर हज़म शुदा खुराक रहती है वो बड़ी आंत में दाखिल होगी, जहाँ खुराक से पानी को जज़ब कर लिया जाता है और बाकी खुराक इस आखिरी हिस्से यानी क्लोएका के ज़रिए अपने साथ सफ़ेद हिस्से यानी यूरिक एसिड को मिलाकर बीट की शक्ल में यूरिनरी सिस्टम की मदद से जिस्म से बाहर निकल जाती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।